हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में पीपीई बोलते हैं। तो इस इंडेक्स में अपन देखेंगे कि पीपीई की अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो अकाउंटिंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पीपीई का मतलब क्या है, पीपीई होती क्या चीज़ है। तो अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो जिसे आप फिक्स असेट के नाम से जानते थे पहले, वही है आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई। लेकिन अब इंडेक्स में अपन डिटेल में देखते हैं पीपीई की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या पीपीई बोला जाता है, क्या क्या आइटम को पीपीई बोला जाता है। वो सब अपन इसकी डेफिनेशन से समझेंगे कि कौन सा आइटम आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में आता है, एंड देन फिर इसकी अपन अकाउंटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करिए इसके अंदर मीनिंग ऑफ पीपी। मीनिंग ऑफ पीपी, सबसे पहले हेडिंग डालिए मीनिंग ऑफ पीपी। पीपी में क्या क्या आता है आपके, इसमें लिखिए आप पीपी आर टेंजिबल आइटम। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, हेल्ड फॉर, और हेल्ड फॉर भी फिर आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज, और रेंटल टू अदर्स। और इसका थर्ड पार्ट आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। इसमें आप एंड लगा के लिखिए एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पीरियड। एक बार इतना आप नोट करिए पीपी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पीपी की मीनिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। पीपी आर टेंजिबल आइटम्स। पीपी टेंजिबल आइटम्स होते हैं आपके बिजनेस में, जो भी असेट्स आपके पास जो टेंजिबल असेट्स हैं, यानी जिन्हें आप टच कर सकते हैं, वो पीपी है। अगर उनको आपने हेल्ड कर रखा है फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऐसी असेट्स जिनको आपने इसलिए रख रखा है ताकि वो जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, उसके प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करे, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करे, वो आपकी पीपी है। एग्जाम्पल से बताइए सर, जैसे मेरा बिजनेस है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करके सेल करने का, तो जो मेरी मशीनरी है वो मेरी पीपी है, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम में आ रही है। या फिर मेरा कोई भी अदर आइटम बनाने का बिजनेस है, उसको बनाकर मैं सेल करता हूँ, तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मेरी एसेट होगी उसे मैं बोलूँगा पीपीई, जो भी मेरी मशीनरी होगी उसे मैं बोलूँगा पीपीई। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मैंने एग्जांपल दिया। इसके अलावा क्या यूज आ सकता है, हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे, मेरा मान लीजिए जो ऑफिस है, मेरी जो फैक्ट्री है वो जयपुर के अंदर है, पर जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट में जाता है। तो मैं मेरे कस्टमर्स को जब प्रोडक्ट सेल करता हूं तो मेरे खुद के ट्रक्स हैं, उन ट्रक से मैं डिलीवर करवाता हूं पूरे ऑल ओवर इंडिया। मेरा जो आइटम है, गुड्स है, जो मैं बेचता हूं, वो ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर करवाता हूं। तो वो जो ट्रक्स है वो किस में काम में आ रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स में काम में आ रहे हैं। जो मैं गुड्स बनाता हूं उनको सेल करने पर उनकी जो सप्लाई करनी पड़ती है वो सप्लाई में काम में आ रहे हैं, तो वो भी मेरी पीपी है। क्यों? क्योंकि वो डेफिनेशन में आ गए हैं, हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसके बाद डेफिनेशन में इसी पार्ट में एक और चीज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऐसी असेट्स जो आपने अपने बिजनेस में इसलिए रख रखी हैं ताकि वो आपको सर्विसेज, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, उनकी सप्लाई में आपकी हेल्प करें, उनकी सप्लाई देने में आपके काम में आए। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जो यूज में आए वो असेट्स भी आपकी पीपीई होंगी।
इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है फर्नीचर को रेंट पर देने का, तो जो फर्नीचर है वो मेरे लिए क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैं उस फर्नीचर को रेंट पे देता हूँ, इस फर्नीचर की सर्विस देता हूँ, फर्नीचर को रेंट पे देने की मैं सर्विस देता हूँ। तो यानी ये जो फर्नीचर है वो भी मेरा पीपीई है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विसेज में यूज में आ रहा है, सब सर्विस देने में मेरे काम में आ रहा है। फर्नीचर को रेंट पे देने की जो सर्विस है उसमें ये फर्नीचर मेरे काम में आ रहा है, तो यानी ये फर्नीचर भी मेरा पीपीई है। तो डेफिनेशन का सिर्फ एक पार्ट देखा जिसमें इतनी सारी चीजें कवर हो गई, ये सारी चीजें आपकी पीपीई होती। इसके अलावा पीपी वो टेंजिबल आइटम्स होंगे जो आपने अपने बिजनेस में हेल्ड कर रखे हैं किसी को रेंट पर देने के लिए। आप किसी को रेंट पर दे रहे हो, आपका बिजनेस नहीं है रेंट पे देने का। जैसे अभी तो मेरा क्या था, फर्नीचर को रेंट पर देने का बिजनेस था, तो फर्नीचर मेरा पीपी था। लेकिन अब की बार फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके सेल करने का, और मेरे पास कुछ फर्नीचर में आइटम रखा हुआ था जिसकी मुझे जरूरत नहीं होगी, तो मैंने उसे रेंट पर दे दिया। तो इस फर्नीचर को जिसको मैंने रेंट पे दिया है ये भी मेरी पीपीई होगी। यानी बस इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी एसेट जिसको आप रेंट पर देते हो, कोई भी एसेट जिसको आप रेंट पर देते हो वो आपकी पीपीई है। चाहे आपका रेंट पर देने का, उस एसेट को रेंट पर देने का बिजनेस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब की बार वो किस में कवर हो गई, पीपीई आर टेंजिबल आइटम्स हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। ठीक है, तो अगर मेरा रेंट पे देने का बिजनेस होगा उस पर्टिकुलर एसेट का, तो वो किस में कवर हो जाएगा, हेल्ड फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और अगर मेरा उस पर्टिकुलर एसेट को रेंट पे देने का बिजनेस नहीं है, फिर भी मैंने रेंट पे दिया, तो वो भी पीपीई होगा। क्यों? क्योंकि वो कहाँ कवर हो गया, हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। इसके बाद डेफिनेशन में थर्ड पार्ट में और लगा के लिखा है, हमने उसको हेल्ड कर रखा है एडमिन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, कंपनी के एडमिन नेचर के लिए। जैसे मान लीजिए कंपनी की ऑफिस की बिल्डिंग है जिसमें स्टाफ के लोग बैठते हैं जो मार्केटिंग का काम देखते हैं, अकाउंट्स का काम देखते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं। तो ये ऑफिस बिल्डिंग कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में तो काम नहीं आ रही है, ना ही किसी को रेंट पे दे रखी, लेकिन फिर भी ये पीपीई है क्योंकि ये एडमिन पर्पस से काम में आ रही है, एडमिन पर्पस से काम में आ रही है। इसके अलावा जो मेरा ऑफिस बिल्डिंग है उसमें बहुत सारा फर्नीचर लगा हुआ है जिसमें हम फाइल्स वगैरह रखते हैं, ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो वो जो फर्नीचर है वो भी किस काम में आ रहा है, एडमिन पर्पस के लिए आ रहा है। एडमिन पर्पस के लिए है मेरे पास, मेरे बिजनेस के एडमिन पर्पस के लिए, तो वो भी मेरी पीपीई होगा, वो भी मेरी पीपीई है। इसके अलावा जैसे हर एम्प्लॉय को हमने डेस्क पर लैपटॉप दे रखा है ताकि वो काम कर सके, उस लैपटॉप पर कंपनी का जो भी मैनेजमेंट का काम है वो कर सके, तो वो भी मेरी पीपीई होगा क्योंकि वो एडमिन पर्पस के लिए है, वो लैपटॉप मेरे एडमिन पर्पस के लिए। तो डेफिनेशन का एक पार्ट से आपका पीपीई की डेफिनेशन, पीपीई समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है, ऐसे टेंजिबल आइटम जो आपने अपने बिजनेस में हेल्ड कर रखे हैं, या तो किस चीज के लिए, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, या फिर रेंट पर देने के लिए, रेंटल टू अदर्स, या फिर एडमिन पर्पस के लिए। ठीक है, तो एक पार्ट डेफिनेशन का, इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट करनी चाहिए, वो पीपीई बन जाएगा। एंड उसके अलावा एक चीज और है, एक कंडीशन और मीट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एसेट को पीपीई बनने के लिए, वो क्या है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन पीरियड। कोई आइटम है, फॉर एग्जांपल एक मशीनरी थी, इसने फर्स्ट पार्ट पूरा फुलफिल कर दिया, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गई, लेकिन क्या ये पीपीई है, उसके लिए एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो क्या है कि ये पर्टिकुलर जो एसेट है वो यूज में एक से ज्यादा पीरियड के लिए आएगी, वो यूज में एक से ज्यादा पीरियड के लिए आएगी। अगर ऐसा मुझे लगता है तो वो मेरी पीपीई होगी। सर वन पीरियड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे वन पीरियड का मतलब है वन अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है, वन अकाउंटिंग पीरियड जो कि जनरली 12 मंथ्स होता है, तो हम 12 मंथ्स ही मानेंगे। इंडेस में टेक्निकल लैंग्वेज में वन पीरियड लिखा है, लेकिन जनरली सब लोग अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एक पूरे 12 मंथ्स के फाइनेंशियल ईयर की। कुछ एंटिटीज मान लो अपनी अकाउंटिंग 9 मंथ्स में करते हैं, 9 मंथ्स के फाइनेंशियल ईयर लेते हैं, 9 मंथ्स का ईयर लेके अकाउंटिंग करते हैं, तो उनके लिए वन पीरियड क्या होगा, 9 मंथ्स। कोई एंटिटी 15 मंथ्स का लेती है एक अकाउंटिंग पीरियड, तो उसके लिए यहाँ पे वन पीरियड हो जाएगा 15 मंथ्स का। क्लियर? तो हमें जनरली 12 मंथ्स मानना है, तो इसे आप 12 मंथ्स ही रीड कर रही है। इंडेस में वन पीरियड लिखा है जिसको मैंने आपको इंटरप्रेट करके बता दिया, लेकिन अकाउंटिंग हमें मालूम है 12 मंथ्स की होती है जनरली, तो हम इसे 12 मंथ्स ही मानेंगे। यानी एक पर्टिकुलर असेट है, वो इन किसी भी यूजेज में आ रही है और हमें लगता है कि वो एक साल से ज्यादा के लिए यूज में आएगी, तो वो पीपीई है। बस इतनी सी है पीपीई की डेफिनेशन जो आपको समझनी थी। ठीक है, इसमें और डिटेल में भी अपन जाएंगे। यहां पे देखो, अब एक चीज और लिखो, रेंटल टू अदर्स के अंदर अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। रेंटल टू अदर्स वाले पोर्शन में आप लिखिए अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, बस केवल रेंटल टू अदर्स वाले में। इसका क्या लिंक है ये भी थोड़ी सी देर में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो एक बार इतना लिख लीजिए, पीपी की मीनिंग क्या है वो नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब
पीपी की डेफिनेशन में आप एक नोट डालिए। पीपी की डेफिनेशन में ही आपको नोट लिखना है। नोट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में दैट इज प्रॉपर्टी। इसमें एक बार नोट डाउन करिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी क्या चीज़ है ये। प्रॉपर्टी held for use in production or supply of goods or services or administrative purposes। दूसरे पार्ट में आप लिखिए प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, सबसे पहले लिखिए रेंटल टू अदर्स, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए आप ऑपरेटिंग लीज, और कैपिटल एप्रिसिएशन और अनडिटरमाइंड यूज। ये नोट कर लीजिए। पीपी की डेफिनेशन अपन ने देखी, उसमें एक नोट लिखवाया है मैंने, ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ब्रैकेट में दैट इज प्रॉपर्टी, ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज प्रॉपर्टी। तो ये क्या चीज है ये समझो आप। देखो ऊपर मैंने रेंटल टू अदर्स के ब्रैकेट में जब पीपी की डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी एसेट हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स है, उसमें मैंने लिख दिया अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, यानी लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा। तो लैंड एंड बिल्डिंग सर पीपी नहीं होती है क्या? बिल्कुल, कभी कभी ऐसा केस हो सकता है जब लैंड एंड बिल्डिंग पीपी नहीं होगा। सर हम तो आज तक यही पढ़ते आ रहे थे, इंटरमीडिएट में तो हमें यही सिखाया गया था कि लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। अब इंडिया में आप कुछ अलग सीखने वाले हो, वो समझो जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है ये चीज, ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या मानेंगे लैंड एंड बिल्डिंग को? अपन लैंड एंड बिल्डिंग को हम जनरली प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बोला जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसे हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। इंडिया की लैंग्वेज में से प्रॉपर्टी बोला जाता है लैंड एंड बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी, इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट। तो जब भी मैं प्रॉपर्टी वर्ड बोलूँ तो समझ जाना लैंड एंड बिल्डिंग, समझ जाना आप कि लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है। तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी हेल्ड करी है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, वो मैंने किस लिए रख रखी है? यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उसको मैन्युफैक्चर होने के बाद मैं वो प्रोडक्ट सेल आउट करता हूँ। तो वो फैक्ट्री क्या काम में आ रही है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के काम में आ रही है। वो किस में यूज आ रही है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में। अगर वो फैक्ट्री नहीं होगी तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होता और मैं बेच नहीं पाता। तो जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, अगर मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग है ना, तो वो क्या होगी? मेरी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उसे हम बोलेंगे इंडेक्स 16 में पीपी। अगर मेरी प्रॉपर्टी ऐसी है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम में आ रही है, तो उसे हम बोलेंगे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, इसे बोला जाएगा ऐसी प्रॉपर्टी जो ओनर ने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखी है, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और अगर कोई प्रॉपर्टी यानी लैंड एंड बिल्डिंग ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाता है तो उस पर आप इंडिया 16 लगाइए, यानी पीपी लगाइए और पीपी की तरह अकाउंटिंग करिए, उसे आप पीपी ही मानेंगे। यानी लैंड एंड बिल्डिंग पीपी बनेगा अगर वो प्रॉपर्टी आपने इसलिए हेल्ड कर रखी है फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज का एग्जांपल, मान लीजिए मेरा बिजनेस है बिल्डिंग को रेंट पर देने का। मेरा बिजनेस क्या है? बिल्डिंग को रेंट पर देने का। तो मेरे पास अगर कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग क्या होगी? पीपी होगी, वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, उस पर ये इंडिया 16 जो अपन पढ़ रहे हैं यही अप्लाई होगा।
ठीक है। तो यानी कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने अपने बिजनेस में होल्ड कर रखी है, किस लिए? फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसके बाद और एडमिन पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कोई बिल्डिंग मैंने अपने बिजनेस में रख रखी है एडमिन पर्पस से। एडमिन पर्पस से यानी मेरे ऑफिस की बिल्डिंग, जिसमें ऑफिस का स्टाफ बैठता है, काम करता है, डायरेक्टर वगैरह सारे लोग बैठते हैं, वो बिल्डिंग भी मेरी क्या होगी? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और अगर ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पर इंड AS 16 लगेगा पीपी, वो पीपीई है आपकी। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद दूसरा सिनेरियो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, किस लिए? रेंटल टू अदर्स। आप रेंट पे देते हो, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो। आपका बिजनेस नहीं है उस बिल्डिंग को रेंट पे देने का। मेरा बिजनेस नहीं है बिल्डिंग को रेंट पे देने का। मेरा बिजनेस तो क्या है, मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके सेल आउट करता हूं, पर मेरे पास एक बिल्डिंग रखी हुई है, मेरे पास एक बिल्डिंग रखी हुई है और इस बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दिया है, तो ये बिल्डिंग को बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आएगा और इस पे आपका लगेगा इंड AS 40। इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए बताता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। क्लियर? बस एक ये फर्क आ गया। आप देखो एक बार पीपी की डेफिनेशन, हेल्ड फॉर में 3 चीजें आ रही थी, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। सभी एसेट्स पे ये लगेगा, यही रूल लगेगा। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, आपकी एसेट जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो इसमें से 2 आइटम ही आपको काम में लेने हैं, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एडमिन पर्पस। तो वो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी पीपी है। अगर वो रेंटल टू अदर्स है, वो लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स है, तो वो बन जाती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्लियर? आप खुद सोचो, देखो मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके सेल करने का, मेरे पास एक बिल्डिंग रखी थी, उसको मैंने रेंट पे दे दिया। क्यों दे दिया? कि भाई एक्स्ट्रा बिल्डिंग है, रेंट दे दो, कुछ इनकम आ जाएगी एक्स्ट्रा। मेरा पर्पस नहीं था उससे बिजनेस करने का, बस ऐसे एक्स्ट्रा पड़ी है उसको रेंट पे दे दो। यानी एक तरीके से वो बिल्डिंग मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने बोला उसके लिए हम एक नया इंड AS बना देते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम से इंड AS है, इंड AS 40 वो अप्लाई हो जाएगा इस केस में। देखो रेंटल टू अदर्स के ब्रैकेट में मैंने एक चीज लिखी है, ऑपरेटिंग लीज। देखो लीज जो वर्ड है ना, उसे कई बार कुछ स्टूडेंट मिस इंटरप्रेट करके अलग चीज समझ लेते हैं। लीज कोई अलग चीज नहीं है, लीज बिल्कुल कॉमन चीज है। आप किसी भी चीज को रेंट पर देते हो ना, उसे ही मैं टेक्निकल वर्डिंग में लीज बोलता हूँ। मैं किसी भी चीज को रेंट पर देता हूँ, उसे ही टेक्निकल भाषा में लीज बोला जाता है। तो मैं कोई भी चीज रेंट पर दे रहा हूँ, उसे मैं बोल सकता हूँ मैं लीज पर दे रहा हूँ। क्लियर? तो ऑपरेटिंग लीज आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, 2 तरीके की लीज होती है, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंस लीज। ठीक है, ये सब आप लीज वाले इंड AS में बहुत डिटेल में देखने वाले हो। अभी अपने को इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो नॉर्मल बता देता हूँ क्योंकि यहाँ इसका रेफरेंस आ रहा है। तो मैंने किसी को रेंट पे दिया, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैंने किसी को ऑपरेटिंग लीज पर दिया। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? उसकी टोटल यूजफुल लाइफ में कुछ थोड़े पोर्शन के लिए मैंने उसको रेंट पर देना, तो उसे बोला जाता है ऑपरेटिंग लीज। अगर मैं फाइनेंस लीज पर देता ना, तो मेरी बुक से असेट ही चली जाती, मेरी बुक से असेट ही चली जाती, फिर क्या अकाउंटिंग करनी। क्लियर? तो रेंटल टू अदर्स यानी आपने किसी को ऑपरेटिंग लीज पर दिया, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। क्लियर? इतना आपको समझ में आता है? तो यानी कोई प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग में किसी को रेंट पर देता हूं तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, अगर मेरा बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पर देने का नहीं है तो। इसके अलावा मान लीजिए मैं एक बार मार्केट में जा रहा था, मुझे एक लैंड दिखाई दी, मुझे एक एरिया में लैंड दिखाई दी और मुझे पता चला आज ये 1 करोड़ में सेल हो रही है, और मुझे लगा यार इस लैंड की वैल्यू है ना थोड़े आने वाले टाइम में 2 करोड़ के आसपास हो जाएगी, तो मैं इसे खरीद लेता हूं। यानी मैंने इस लैंड को क्यों खरीदा? क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें कैपिटल अप्रिशिएशन होगा, कैपिटल अप्रिशिएशन होने वाला है, इस लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। तो यानी एक तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से खरीदा है, तो ये होगी मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस पे इंड AS 40 लगेगा, इसे हम पीपीई नहीं बोलेंगे। या फिर मान लीजिए मेरे पास ऐसे पैसा रखा हुआ है बहुत सारा, और एक दिन मैंने एक लैंड ऐसे ही खरीद ली, बस कुछ बिना किसी यूज के। मेरे को उस लैंड पे ना कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करना, ना कोई सर्विसेज देनी, ना कोई ऑफिस की बिल्डिंग बनानी, ना फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी, कुछ भी नहीं करना, ना उस पर बिल्डिंग बना के रेंट देना, कुछ भी नहीं करना मुझे। बस मेरे पास ऐसे पैसा रखा था और मैंने बस खरीद ली, उठा के खरीद ली। तो एक तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, उस पर इंड AS 40 लगेगा। यानी कोई भी प्रॉपर्टी आपने हेल्ड कर रखी है अनडिटरमाइंड यूज के लिए, कोई भी यूज उसका डिटरमाइंड नहीं है, बस रखी हुई है बस मेरे पास प्रॉपर्टी अनडिटरमाइंड यूज के लिए, तो उस पर भी क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला इंड AS 40। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में हमेशा ध्यान रखना, लैंड एंड बिल्डिंग अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काम आ रही है या एडमिन पर्पस से काम में आ रही है तो ही वो पीपी होगी। अगर वो रेंटल टू अदर्स, कैपिटल अप्रिसिएशन या अनडिटरमाइंड यूज के लिए ली गई है तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, उस पर इंड AS 40 लगेगा। ये इसमें समझने वाली बात थी। तो इसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं पूरा, तो अभी तक के लिए ये कंक्लूजन आता है, बस सिर्फ अगर मेरे पास कोई भी असेट है, कोई भी असेट को अगर मैं रेंट पर देता हूं
चाहे मेरा बिजनेस रेंट पे देने का हो या ना हो उस असेट को, तो भी वो मेरी पीपी होगी लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर मैं रेंट पे देता हूं और अगर मेरा बिजनेस भी लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देने का है तो वो मेरी पीपी है। क्यों? क्योंकि वो कौन सी डेफिनेशन में आ गई? हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन अगर मेरा बिजनेस कुछ और है और मैं लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देता हूं तो वो कौन सी डेफिनेशन में आ गई? हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। इतनी सी समझने वाली बात है जो आपको याद हो जानी चाहिए अब। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें आगे नोट डाउन कर लीजिए जो चीज अपन ने समझी। इसमें आप लिखिए ट्रीट इट एज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और इसमें लिखिए ट्रीट इट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो कौन सा इंडेक्स लगेगा? अप्लाई इंडेक्स 60। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब पीपी, और पीपी का कौन सा इंडेक्स है जो भी अपन पढ़ रहे हैं? इंडेक्स 60। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसका इंडेक्स है आपका इंडेक्स 40। अप्लाई इंडेक्स 40। ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। आप ये मान लीजिए आपने अगर एक बार पीपी कंप्लीट कर लिया ना, ये इंडेक्स में कुछ नहीं बचेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पूरा एज इट इज। तो बस पीपी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो अभी अपन पीपी पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा पीपी का क्या मीनिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग का स्पेशल केस अपन ने डील कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट किस तरीके से देखा जाता है। तो इससे अपन लैंड एंड बिल्डिंग दो चीज़ों में क्लासीफाई हो सकते हैं, तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो अपन डेफिनेशन में देख लेंगे कौन सी डेफिनेशन के अंदर आ रही है प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, तो इसे ओनर पीपी वाली को ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही क्यों बोला? क्योंकि ये ओनर ने जिसकी प्रॉपर्टी उसने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखी है, या तो गुड्स बनाने के लिए या फिर ऑफिस के रूप में, ठीक है, एडमिन पर्पस के लिए। लेकिन जो बाकी रेंटल टू अदर्स, कैपिटल अप्रिसिएशन, ये क्या थी? इन्वेस्टमेंट करने के लिए थी, तो उसका नाम था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस वजह से इनका नोमेनक्लेचर भी इस वजह से ये वाला हुआ, जो इनका नाम रखा गया वो मैंने आपको बताया किस वजह से क्या रखा गया। क्लियर? तो ये आपको लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिखवाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कुछ एग्जाम्पल आपको लिखवाता हूँ, इसी में आप लिखिए अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। बिजनेस is of giving building on rent। मेरा बिजनेस है बिल्डिंग को रेंट पर देने का। बताओ बिल्डिंग मेरे लिए क्या होगी? बिल्डिंग मेरे लिए क्या होगी? बिल्डिंग मेरे लिए होगी पीपी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी पीपी, तो अप्लाई करेंगे इंडेक्स 60। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल, बिजनेस इज ऑफ सेलिंग मोबाइल फोन एंड वी आर गिविंग लैंड एंड बिल्डिंग ऑन रेंट। देखो मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन बेचने का, लेकिन मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसको मैं रेंट पर दे रहा हूँ। तो ये बताओ लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगी मेरे लिए? ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। शॉर्ट में मैं आईपी लिख रहा हूँ। आईपी का मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी मैं आईपी लिख रहा हूँ यहाँ पे समझ जाइएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि मेरा बिजनेस तो क्या है? मोबाइल फोन बेचने का। तो मेरे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, अगर मैं उसको रेंट पे देता हूँ तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, यानी ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इंडेक्स 40 अप्लाई होगा। तो सर ये मोबाइल फोन है, इस पर क्या अप्लाई होगा? जो मोबाइल फोन में बनाकर
सेल आउट कर रहा हूँ। भाई ये मेरी इन्वेंट्री है, आइटम हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, याद करो जो इंडेक्स 2 में अपन ने देखा है, ठीक है, ये मेरी इन्वेंट्री है। इसके बाद थर्ड, एनी एसेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग गिवन ऑन रेंट। लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी एसेट अगर मैं रेंट पे दे रहा हूँ किसी को, तो बताओ वो मेरी क्या होगी, वो मेरी पीपीई होगी हमेशा, चाहे मेरा उस पर्टिकुलर एसेट को रेंट पर देने का बिजनेस हो या ना हो, उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं। केवल लैंड एंड बिल्डिंग में एक स्पेसिफिक केस होता है, अदरवाइज बाकी कोई भी एसेट को अगर मैं रेंट पे देता हूँ तो वो पीपीई होगी। क्यों? वो अगर मेरा बिजनेस हुआ उस पर्टिकुलर एसेट को रेंट पे देने का, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के डेफिनेशन में आ जाएगा, और बिजनेस नहीं हुआ तो वो रेंटल टू अदर्स में आ जाएगा, ठीक है, तो वो हमेशा मेरी पीपीई होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखिए फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, कंपनी के क्वार्टर्स, बिल्डिंग फॉर स्टाफ अकोमोडेशन। देखो फैक्ट्री की बिल्डिंग बताओ क्या होगी, फैक्ट्री बिल्डिंग किस में काम में आ रही है, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो यानी ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, पीपी होगी। ऑफिस की बिल्डिंग ये किस काम में आ रही है, एडमिन पर्पस से, तो यानी ये भी पीपी होगी। कंपनी के क्वार्टर जो कंपनी ने अपने स्टाफ के अकोमोडेशन के लिए दे रखे हैं, कंपनी में स्टाफ है उसको कंपनी क्वार्टर देती है कि भाई तू इसमें रह लेना, इस बिल्डिंग में रह लेना, तो वो कंपनी अगर उन क्वार्टर्स को, वो बिल्डिंग कंपनी के पास है, उसमें कंपनी के स्टाफ लोग रहते हैं, तो वो बताओ क्या होगी, एडमिन पर्पस से काम में आ रही है। कंपनी का जो स्टाफ है वो रहता है ना उसके अंदर, कंपनी के एडमिन पर्पस से काम में आ रही है, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, आपकी पीपी होंगी, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या होंगी, पीपी होंगी। तो फैक्ट्री की बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, कंपनी के क्वार्टर्स जिनमें स्टाफ रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल है लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक एग्जांपल ये और ले लिया मैंने एक एक्स्ट्रा, ताकि आपकी पूरी क्लैरिटी बन जाए इस टॉपिक के ऊपर, आपको इंटरप्रेट करना आ जाए कि कौन सी चीज़ किस केस में क्या होगी। अगर बताओ मेरा बिजनेस है लैंड एंड बिल्डिंग को खरीद के बेचने का, मेरा बिजनेस ही है लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने का ऑर्डिनरी कोर्स में, मैं सिर्फ बिजनेस क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, कोई लैंड लेता हूँ उस पर बिल्डिंग बनाता हूँ और बेचता हूँ, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदता हूँ और उसको बेचता हूँ, ये मेरा बिजनेस है। तो मेरे पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग रखी है हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बताओ ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगी, पीपी होगी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? सर ये ना तो पीपी होगी ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये क्या होगी, हमारी इन्वेंट्री एज पर इंडेक्स 2 जो अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इन्वेंट्री के डेफिनेशन में हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरा ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर मैं हेल्ड फॉर सेल के लिए रखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि मेरा बिजनेस ही है लैंड और बिल्डिंग को परचेस करना और सेल करना, क्लियर। तो अब आपका पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी इन एग्जाम्पल से पीपी की डेफिनेशन में क्या क्या आइटम आपके आने वाले हैं, क्लियर। चलिए अब नोट नंबर 2 लिखिए पीपी की डेफिनेशन में, नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ब्रैकेट में एग्जाम्पल बियरिंग्स, स्क्रूज एटसेट्रा एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, ब्रैकेट में एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसमें आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। इफ इट मीट definition of PP
ये आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा नोट्स। अप्लाई इंड AS 16 अदरवाइज ट्रीट it as inventory. Apply IND AS 2. Apply IND AS 2. ये एक छोटा सा नोट और नोट कर लीजिए पीपी की डेफिनेशन में नोट नंबर 2। देखो ये नोट क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट। स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स को क्या मानेंगे, क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले अपन स्पेयर पार्ट की बात कर लेते हैं। इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक कार है, तो उस कार में आपके टायर्स ऑलरेडी लगे होते हैं, बिना टायर्स के कार कोई काम के नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पास एक टायर एक्स्ट्रा में रखते हैं। अपने पास एक टायर एक्स्ट्रा में रखते हैं कि आप मान लीजिए कहीं पे जा रहे हो, बीच में टायर पंचर हो गया, तो वो टायर लगा के आप उस कार को आगे ले जा सके। ठीक है, वो टायर एक्स्ट्रा में रखते हैं, तो वो टायर क्या है, एक तरीके से स्पेयर पार्ट ही है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, तो उसकी बहुत सारी मशीन्स काम में आती है। तो उस मशीन जो है, उस मशीन में भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, जो टाइम टू टाइम आपको बदलने की जरूरत पड़ सकती है, टाइम टू टाइम आपको बदलने की जरूरत पड़ती है। जैसे कार में टायर आपको बदलने की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे उस मशीन में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर बदलने पड़ेंगे। उस मशीन का जिस तरीके से कंजम्पशन होगा उसके बेसिस पे बदलने की जरूरत पड़ेगी, उन्हें बोला जाता है स्पेयर पार्ट्स। तो सर कोई एग्जांपल दीजिए। ये देखो हर मशीन टू मशीन डिपेंड करता है, हर मशीन टू मशीन डिपेंड करता है। जैसे कार के केस में वो टायर था, ऐसे ही हर मशीन टू मशीन डिपेंड करेगा। तो हर बिजनेस प्रैक्टिकल लाइफ में उस मशीन में देख लेगा क्या क्या पार्ट्स की मुझे एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने वाली है, वो सब होते हैं आपके स्पेयर पार्ट्स, वो सब होते हैं आपके स्पेयर पार्ट्स। इसका मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आपने अगर शुगर टेस्टिंग की मशीन कभी देखी होगी, जिसे शुगर टेस्ट करी जाती है, किसी इंसान की बॉडी में कितनी शुगर है वो टेस्ट करने की अगर मशीन देखी होगी, तो मशीन तो एक कॉमन होती है, बट उसमें जो एक स्लिप डाली जाती है वो बार बार चेंज करनी पड़ती है। एक बार यूज में आ गई बस वो खराब है, तो वो एक तरीके से उसका स्पेयर पार्ट है। तो हर मशीन का स्पेसिफिक हो सकता है। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, एक मशीन है जो कुछ आइटम प्रोड्यूस करती है, तो मेजरली मशीन्स में क्या मोटर लगी होती है, और मोटर में बियरिंग्स होती हैं। बियरिंग्स रिंग टाइप की एक चीज़ होती है, जो मोटर जब चलती है ना तो उसकी वजह से चलती है, वो घूमती है बियरिंग, वो बियरिंग घूमती है। तो वो जो बियरिंग घूमती है ना, तो वो फ्रिक्शन के कारण एक टाइम पर आके खराब हो जाती है, घूम घूम के वो घिस जाती है और ख़त्म हो जाती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। उस मशीन में जो एक बियरिंग होती है, रिंग होती है, वो घूम के ख़त्म हो जाती है। बियरिंग, वो जनरली सभी मशीन में बियरिंग्स एक स्पेयर पार्ट होता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम आने पर आपको रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा, दूसरा लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही स्क्रूज, मशीन बहुत बड़े हाई लेवल पे काम कर रही है, चल रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो अंदर कुछ स्क्रूज हैं, मान लीजिए वो एक टाइम पे रिप्लेस करने पड़ते हैं उस मशीन के बार बार, तो वो स्क्रूज उस मशीन के लिए स्पेयर पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब होते हैं स्पेयर पार्ट्स। तो सर इन स्पेयर पार्ट्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाए, इन स्पेयर पार्ट्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाए। इसके बाद होता है कि स्टैंड बाई इक्विपमेंट। स्टैंड बाई इक्विपमेंट का एग्जाम्पल है सिंपल सा फायर एक्सटिंग्विशर। एक बिजनेस है, वो अपने साथ में फायर एक्सटिंग्विशर रखता है। एक बिजनेस की पूरी एंटिटी है जिसका ऑफिस है, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर को पीपी माने या ना माने, क्योंकि सर ना तो वो प्रोडक्शन में काम में आ रहा, ठीक है, और ना ही कोई रेंटल टू अदर्स में काम में आ रहा, तो वो क्या पीपी है, बिल्कुल है, क्योंकि वो एडमिन पर्पज से काम में आ रहा है। लेकिन हमें कुछ और भी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, वो ये ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन्हें बोला जाता है स्टैंड बाई इक्विपमेंट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट। तो ये सब पीपी होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या ये पीपी की डेफिनेशन में आ रहे हैं, क्या ये पीपी की डेफिनेशन में आ रहे हैं। अगर ये पीपी की डेफिनेशन में आ रहे हैं, ये स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाई इक्विपमेंट, तो आप इन पर इंडिया सेक्शन अप्लाई कर दीजिए, पीपी मान लीजिए इन्हें, बस कुछ भी नहीं करना आपको। लेकिन अगर ये पीपी की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, तो आप इन्हें इन्वेंट्री मानिए, इन्हें क्या मानिए, अपनी इन्वेंट्री मानिए और इंडिया स्टॉक के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करिए, बात खत्म, बस इतना सा है। तो सर इसमें तो कुछ समझने जैसा था ही नहीं बिल्कुल। आपको अगर वो पीपी के डेफिनेशन में आ रहा है तो पीपी मानना है, अदरवाइज उसको इन्वेंट्री मानना है, स्पेयर पार्ट और स्टैंड बाई इक्विपमेंट को। लेकिन सर वो पीपी के डेफिनेशन में आएगा कब, ये वाली समझने की चीज़ है, वो आएगा कब। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक मशीन खरीदी मेरे बिजनेस में, और उसमें बियरिंग्स, स्क्रूज ये बार बार बदलने पड़ते हैं, इसके स्पेयर पार्ट थे, तो मैंने एक साथ खरीद लिए। मैंने 100 बियरिंग्स मान लीजिए खरीद ली, और साथ में 1000 स्क्रूज खरीद के रख लिए कि भाई ये बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अब इन स्पेयर पार्ट्स को मैं कैसे अकाउंट फॉर करूँ, क्या इन्हें पीपी मानूं या फिर इन्वेंट्री मानूं। तो पीपी मानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा पीपी की डेफिनेशन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अदरवाइज मैं इन्हें इन्वेंट्री मान लूंगा बस।
ठीक है। तो पीपी की डेफिनेशन में देखो कहाँ आएंगे, ये एक मशीन के स्पेयर पार्ट्स हैं, तो मशीन क्या काम में आ रही है, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो यानी ये भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में काम में आ रहे हैं, उस मशीन में काम में आ रहे हैं ना जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रही है, यानी पीपी की हेल्ड फॉर वाली डेफिनेशन को तो ये स्पेयर पार्ट मीट कर रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, या फिर जिसे हम मोर देन 12 मंथ्स बोल रहे थे। बस वही कंडीशन आपको चेक करनी है, बाकी पीपी की जो हेल्ड फॉर वाली कंडीशन है ना वो तो हमेशा मीट आउट करेंगे, ठीक है। आपको मेन कौन सी चेक करनी है कि मोर देन 12 मंथ्स ये काम में आएंगे क्या। मैंने ये देखा कि जो बियरिंग मैं एक बार डाल दूंगा मशीन में तो वो 15 मंथ तक काम में लगेगी, 15 मंथ्स के बाद मुझे रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, यानी 12 मंथ से ज्यादा के लिए काम में आ जाएगी, तो यानी ये पीपी है। लेकिन अगर मेरे को पता चला है कि बियरिंग एक बार लगा दूंगा तो 10 मंथ्स के अंदर मुझे नई बियरिंग लगानी पड़ेगी, 10 मंथ्स में ये कंज्यूम हो जाएगी, तो यानी ये हेल्ड एक्सपेक्टेड टू बी यूज लेस देन 1 पीरियड है, तो यानी ये इन्वेंट्री में चला जाएगा क्योंकि पीपी की डेफिनेशन नहीं आ रहा। बस इतना सा देखना है। सेम ऐसे स्टैंड बाई इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे आ रहा है, हेल्ड फॉर तो एडमिन पर्पस के लिए, भाई एडमिन पर्पस के लिए ना, कंपनी के स्टाफ की सेफ्टी के लिए, बिल्डिंग में कभी आग वाग लग गई तो वो बुझा दें, स्टाफ बच जाए, ठीक है, एडमिन पर्पस के लिए। लेकिन क्या एक्सपेक्टेड टू बी यूज है फॉर मोर देन 1 पीरियड, तो आपको लगता है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर 12 मंथ से ज्यादा चल जाएगा तो यानी पीपी, अदरवाइज इन्वेंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जज करना पड़ेगा स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाई इक्विपमेंट से, सिंपल सा है और इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है अपने पास, क्वेश्चन होता तो भी आप इजीली कर लेते, ठीक है। ये फालतू टॉपिक है, आप एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं अपन। मीनिंग ऑफ पीपी अपन ने समझ लिया, पीपी का क्या मतलब है पूरा अच्छे से डिटेल में अपन एनालिसिस करके अपन ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो अपने को समझना है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, नेक्स्ट टॉपिक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इसमें एक बार आप नोट करिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पीपी इज recognized in book only if probable future economic benefits, जिसे शॉर्ट में मैंने FAB लिखा, एंड cost can be measured reliably and cost can be measured reliably। ये समझिए क्या है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। पीपी इज रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ओनली इफ प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। हमने सबसे पहले समझा पीपी क्या चीज होती है, मीनिंग समझी पीपी, कौन कौन से आइटम हमारे पीपी होंगे। तो हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर असेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब इस पर्टिकुलर असेट को बुक्स में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, ये वाली चीज देखनी है हमें। क्या इसे पीपी बनाकर बुक्स में रिकॉर्ड करना है या इस पे जो भी खर्चा हुआ था उसे P&L में ले जाए, ठीक है। नॉर्मली पीपी बना देंगे तो असेट बनेगी, और अगर पीपी नहीं बनाते हैं तो जो भी खर्चा हुआ है वो P&L में जाता है, क्लियर बात है ये। तो पीपी कोई भी असेट है जो हमने आइडेंटिफाई कर ली पीपी है, तो उसे बुक्स में रिकॉर्ड करें या नहीं करें, उसे बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, ये आपको बताता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जिसे हम इंडियस की लैंग्वेज में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बोलेंगे, ठीक है। बार बार आएगा ये वर्ड, हर इंडेक्स में आएगा मेजरली कि इस पर्टिकुलर असेट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करने का क्या क्राइटेरिया है। मैंने एक आइडेंटिफाई कर लिया ये मेरी पीपी है, तो इसे बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करूं, इसे बुक्स में रिकॉर्ड कब करूं। बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए 2 कंडीशन बताई गई, जिस दिन ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी उस दिन आप इस पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन, इस पर्टिकुलर असेट से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, इस पर्टिकुलर असेट से आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, जिसको मैंने FAB लिखा। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब इस पर्टिकुलर असेट से फायदा मिलना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एकदम फालतू है, कोई काम का ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, और ना ही ये किसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। अभी थोड़ी देर में मैं आपको विद एग्जांपल बता दूंगा। ये सिर्फ एक बार लिखा हुआ है इंडेक्स में, बस पढ़ लेते हैं अपन इस वजह से, अदरवाइज कोई काम का नहीं है। कैसे काम का नहीं है देखिए, एक पीपी है, एक असेट है मेरी, तो आप बताइए असेट का मतलब क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछूं असेट का मतलब क्या है, जनरल मीनिंग में अगर मैं आपको बोलूं कोई चीज़ आपकी असेट है तो आप उसे असेट क्यों बोलते हो, क्योंकि आपको उससे कुछ फायदा होने वाला है, तब आप उसे असेट बोलते हो। किसी भी चीज़ को आप असेट इसलिए बोलते हो क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो इन्होंने पहली चीज़ ये बोली, पीपी को बुक्स में आप तभी रिकॉर्ड करोगे अगर उससे आपको कुछ फायदा मिलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको मैंने खरीदा ही इसलिए होगा क्योंकि मुझे कोई फायदा मिलेगा। मैंने देखा दुकान में एक मशीन रखी हुई है और वो मशीन से मुझे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, ना वो मेरे कोई प्रोडक्शन में काम में आएगी, कुछ नहीं,
और फिर भी मैं उस मशीन को खरीद लेता हूँ, क्या ऐसा मैं करूँगा? कोई भी इंसान इतना मतलब बेवकूफ़ नहीं होगा कि ऐसी मशीन को खरीदेगा जिसमें उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं करने वाला, बस पैसा वेस्ट करने के लिए। तो आप कभी भी कोई भी एसेट लेके आओगे, पीपी लेके आओगे, तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तभी लेके आओगे, बिना फ़ायदे के कोई चीज़ नहीं होती। इसका एग्जांपल जैसे एक मशीन है, मशीन से क्या फ़ायदा होगा सर? मशीन मान लीजिए मेरे गुड्स के प्रोडक्शन में काम में आती है, तो उससे गुड्स बनेंगे, गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो मैं उनको सेल करूँगा, और सेल करूँगा तो सेल वैल्यू आएगी, मेरे पास रेवेन्यू आएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल लीजिए, मेरी हेड ऑफिस की बिल्डिंग में हेड ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें मान लीजिए स्टाफ बैठा हुआ है और एक तरफ मार्केटिंग का स्टाफ भी बैठा हुआ है। मैंने वहाँ पे एसी लगा दिए, ये मेरी पीपी है, हेल्ड फॉर एडमिन पर्पज, और 12 मंथ से ज़्यादा चलेंगे। क्या इन्हें बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर इकोनॉमिक बेनिफिट बताइए, इस एसी से क्या बेनिफिट है? आप बोलोगे सर इससे तो कोई गुड्स प्रोड्यूस भी नहीं हो रहे, क्या फ़ायदा होगा इस एसी से? देखो फ़ायदा क्या होगा, ये एसी मेरे एम्प्लॉयज़ को गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाएगी। मेरे एम्प्लॉयज़ बेचारे गर्मी में जब मर रहे होंगे पसीने में, तो उनको ठंडक का एहसास दिलाएगी और एम्प्लॉय एफिशिएंसी से वर्क करेंगे। मार्केटिंग वाले एम्प्लॉय, मान लीजिए गर्मी हो रही थी भयंकर, आलस में पड़े थे, दिन में मान लो कस्टमर को कॉल ही नहीं कर रहे थे, 20-25 कॉल कर रहे थे, नींद ले रहे थे, यार कौन काम करेगा, क्या करेगा, थके हारे बैठे थे। लेकिन जैसे मैंने ऑफिस में एसी लगाई तो उनको गर्मी में ठंडक का एहसास हुआ, और जैसे उनको गर्मी में ठंडक का एहसास हुआ, एकदम कंफर्टेबली वो बैठ के एफिशिएंसी से काम करने लगे, और जहां वो दिन में 20 कॉल भी नहीं कर रहे थे कस्टमर से क्वेरीज के लिए, अब वो 200 कॉल कर रहे हैं। तो मेरी सेल बढ़ेगी, पैसा आएगा। ठीक है, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ कोई भी एसेट से बेनिफिट होता है, तभी आप अपने ऑफिस में रखते हैं, अदरवाइज नहीं लाते। तो कोई हर एसेट से आपको कुछ ना कुछ तो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये चीज़ फिक्स है। तो एग्जाम के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड करने की? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। जो पीपी आप बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, रिलायबल तरीके से उसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं तुक्के में बोल दो। मान लीजिए एक मशीन है मेरे पास है, लेकिन मुझे इसकी कॉस्ट ही नहीं पता, इसको खरीदने में कितने पैसे लगे हैं। मेरे पास बस रखी है, कहीं से पड़ी, कहीं मुझे मिल गई, कोई मुझे कॉस्ट ही नहीं पता कि इसको बनाने में कितना पैसा लगा या फिर इसको खरीदने में कितना पैसा लगा, कोई कॉस्ट मैं बता ही नहीं सकता मेरा कॉस्ट कितनी है। तो बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड करूँ? आपको अकाउंटिंग याद हो तो अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले जनरल एंट्री पास करते हो तो अमाउंट के बेस पे पास होती है जनरल एंट्री। अकाउंटिंग होती है अमाउंट के बेस पे, बिना अमाउंट के आप अकाउंटिंग कहाँ से कर लोगे? जब इस पीपी की कॉस्ट ही नहीं पता तो अकाउंटिंग कहाँ से कर लोगे आप? तो ऐसे केस में आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, तो बुक्स में रिकॉग्नाइज कैसे कर लोगे? बस बात खत्म। तो ये पॉइंट फालतू था, सिर्फ इंडेस में लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करा, बार बार और भी इंडेस में आएगा। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या बोलता है कि पीपी को बुक्स में तभी रिकॉर्ड करोगे जब उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिले और उसकी कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सको, अदरवाइज आपको रिकॉर्ड नहीं करना है बुक्स में। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का। अब थर्ड टॉपिक पीपी के अंदर अपन सीक्वेंसली पूरा समझते हुए चलेंगे, पूरा सीक्वेंस बनाकर हर चीज़ को। जैसे सबसे पहले अपन ने देखा पीपी की मीनिंग क्या है, फिर अपन ने देखा बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। अब मैंने देख लिया बुक्स में इन कंडीशन में रिकॉर्ड करेंगे, तो बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, अब वो अपन सीखने जा रहे हैं, जो कि थर्ड टॉपिक में आपको बता रहा हूँ। तो थर्ड टॉपिक की आप हेडिंग डालिए इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। थर्ड टॉपिक की आप हेडिंग डालिए इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी हेडिंग से आप क्या समझ रहे हैं? इनिशियल यानी पहली बार पीपी को हम बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, बस वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमने देखा कि पीपी का क्या मतलब है, कौन कौन सी चीज़ पीपी है, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा इस पीपी को बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी पीपी है और इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ये मैंने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब मेरे को ये देखना है कि बुक्स में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करूं। बुक्स में अकाउंटिंग में एंट्री पास करेंगे तो किस अमाउंट पे पीपी को रिकॉर्ड करूं, वो मुझे सीखना है, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें आप लिखिए इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी में फर्स्ट पॉइंट, इफ पीपी इज परचेज्ड और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। इफ पीपी इज परचेस्ड और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, इसमें नोट करिए पीपी इज रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट
नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखिए, कॉस्ट इंक्लूड एनी डायरेक्टली attributable cost necessary to bring PP to location and condition intended by मैनेजमेंट। ये नोट कर लीजिए एक बार। देखो पहली बार पीपी को किस वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करेंगे, तो अगर आपने पीपी परचेस करी है, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी जैसे मशीनरी, मैंने मशीनरी अगर परचेस करी है या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी है, जरूरी नहीं है मैं पीपी परचेस करूं, खुद से भी बना सकता हूं। हो सकता है मुझे एक स्पेसिफिक टाइप की मशीन की जरूरत है तो मैंने खुद से मशीन बनवा ली, तो वो होगी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। या फिर मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग, ऑफिस के लिए बिल्डिंग मुझे चाहिए थी तो मैंने खुद से एक बिल्डिंग सेल्फ कंस्ट्रक्ट करवाई, एक लैंड लिया, उस लैंड पे मैंने एक लेबर वगैरह को बुलाया और बिल्डिंग सेल्फ कंस्ट्रक्ट करवाई, तो वो मेरी क्या होगी, पीपी, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी। तो अगर आपने बिल्डिंग परचेस करी है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी है, तो उस केस में आप इनिशियली उस पीपी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल सा है, उसकी कॉस्ट पर। जितनी भी उसको परचेस करने में कॉस्ट लगी है या फिर उसको कंस्ट्रक्ट करने में जो कॉस्ट लगी है, वो कॉस्ट ही आपकी पीपी की कॉस्ट होगी, जिस पे आप पीपी को इनिशियली रिकॉग्नाइज करने वाले हो, इनिशियली बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हो। तो सर कॉस्ट में क्या क्या आइटम्स आएंगे, कॉस्ट इंक्लूड्स एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग दैट पीपी टू लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। ऐसी सारी डायरेक्ट कॉस्ट ले लो जो उस पीपी को उस लोकेशन और कंडीशन में लाने का काम कर रही है जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट चाहता था। ऐसी लोकेशन और कंडीशन में लाने का काम कर रही है जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट चाहता था। जैसे कि मेरा काम है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट को बनाकर मैन्युफैक्चर करके सेल करने का, तो उसके लिए मुझे एक मशीन चाहिए। तो मैंने एक सप्लायर से मशीन परचेज करी, तो मैनेजमेंट किस लोकेशन और कंडीशन में चाहता है उस मशीन को, मैनेजमेंट चाहता है कि वो मशीन फैक्ट्री में इस लोकेशन में आ जाए, इस फैक्ट्री में आ जाए। लोकेशन कौन सी लोकेशन पे जाता है, इस फैक्ट्री में आ जाए, तभी तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, फैक्ट्री में आ जाए। और कैसी कंडीशन, वो चाहता है कि इस मशीन से 10,000 यूनिट्स बन जाए, ऐसी कंडीशन। तो वो ऐसी मशीन परचेस करेगा, तो फैक्ट्री तक लाने की जो भी कॉस्ट है, उस कंडीशन में लाने तक की जो भी कॉस्ट है, वो सारी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी उस लोकेशन और कंडीशन में जिसमें मैनेजमेंट चाहता था। या फिर मैनेजमेंट चाहता था कि हम खुद एक मशीन बना रहे हैं, मैनेजमेंट खुद एक मशीन बना रहा था, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा था, कंपनी वाले खुद एक मशीन बना रहे थे ताकि वो मशीन 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके एक साल में। तो मैनेजमेंट ने ऐसी मशीन बना ली, लोकेशन और कंडीशन में आ गई जो 10,000 यूनिट्स बना सकती है। तो इसको 10,000 यूनिट्स बनाने तक की कंडीशन में लाने के सारे खर्चे इस मशीन के, वो आपको इसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर लेने हैं। अब इसमें देखो एक और चीज़ आपको थोड़ा डिटेल में अगर मैं लेके जाऊँ, इसके अंदर मशीन मैंने बना ली और वो ऐसी लोकेशन और कंडीशन में आ गई है कि वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, पर कंपनी के पास इतनी डिमांड नहीं है, इसलिए कंपनी ने ओनली 4,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस करी। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये मशीन लोकेशन और कंडीशन में नहीं है जिसमें हम चाहते थे। भाई वो आपकी गलती है, मशीन अभी भी 10,000 यूनिट्स बना सकती है। आप अगर नहीं बना रहे हो तो इसमें मशीन की थोड़ी ना गलती है। आपने घर में एसी लगा ली, पर आपको बिजली के बिल से डर लगता है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो अपन दिन में केवल 15 मिनट एसी चलाएंगे। बहुत सारे लोग होते भी ऐसे। अब भाई एसी की गलती थोड़ी ना आप बोल दो कि एसी तो अच्छी है ही नहीं है, एफिशिएंट ही नहीं है। भाई आप ऐसा काम कर रहे हो, आप 15 मिनट चलाते हो तो क्या ठंडी हवा मिलेगी, आप चलाओ पूरे दिन मिलेगी ठंडी हवा, ठीक है। तो सेम वही चीज़ कि मशीन तो 10,000 यूनिट्स बना सकती है, लेकिन मैनेजमेंट 4,000 यूनिट बना रहा है जानबूझकर, तो उसमें हम क्या करें भाई। मशीन ये बोलेगी कि मेरी क्या गलती है, मैं तो बना सकती हूँ 10,000 यूनिट, तो मेरे से बनवाओ तो सही, ठीक है। तो यानी वो ऑलरेडी लोकेशन और कंडीशन में आ चुकी है। उस केस में आप ये नहीं बोल देंगे कि लोकेशन कंडीशन में नहीं आई है अभी तक। तो ऐसी सारी कॉस्ट इंक्लूड कर लेनी है जो कि उस मशीन को ऐसी लोकेशन और कंडीशन में ले आए जो कि मैनेजमेंट चाहता था, कंपनी का मैनेजमेंट चाहता था। तो ऐसी सर कॉस्ट क्या क्या होंगी, तो वो कुछ कॉस्ट के कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। कुछ कंपोनेंट्स लिखाऊंगा, कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, और मेजरली क्वेश्चंस में आपको वही देखने को मिलेंगे। उसके अलावा भी कुछ आपको देखने को मिलता है, तो आपको बस जज करना पड़ेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग पीपी टू लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। बाकी जितने कंपोनेंट मैं लिखवाने वाला हूँ उससे बाहर एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनरली 99% तो मैं आपको बोल सकता हूँ इससे बाहर नहीं मिलेगा। बहुत सारे कंपोनेंट मेजरली जो भी होंगे सारे मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देखिए,
थर्ड बुलेट लगाइए इसी के अंदर, इसमें लिखिए आप कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। कॉस्ट ऑफ पीपी की कैलकुलेशन अब आप नोट करिए मेरे साथ। कॉस्ट ऑफ पीपी में क्या क्या आइटम अपन लेने वाले हैं। इसमें लिखिए सबसे पहले परचेज प्राइस। मान लीजिए कोई मशीन मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं पीपी को मशीन बोल रहा हूँ जनरली अपन, ठीक है। जब भी अपने दिमाग में फिक्स असेट यानी पीपी आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मशीन आती है। तो मैं मशीन वर्ड बोल रहा हूँ तो समझ जाइए पीपी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने मशीन परचेज करने के लिए सबसे पहले मान लो किसी सप्लाई से परचेज कर रहा हूँ तो उसको कोई परचेज प्राइस पे करी होगी, तो वो तो आनी ही आनी है। इसके अलावा सप्लायर ने, सामने वाले ने मान लीजिए मुझे कोई ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया या कोई रिबेट दे दी, ठीक है। सामने वाले ने मुझे कुछ डिस्काउंट दे दिया या रिबेट दे दी, वो मुझे लेस कर देनी है। ट्रेड डिस्काउंट जनरली जब मिलता है जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस की एक नई बिल्डिंग तैयार हुई है, उसमें 5 फ्लोर है और 5 फ्लोर पे मैं 2-2 एसी लगाना चाहता हूं, तो मैं 10 एसी एक साथ परचेज करता हूं सामने वाले से, तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया, जिसे मैं बोलता हूं ट्रेड डिस्काउंट, यानी मास क्वांटिटी में परचेज करने पर। तो वो मेरे को लेस करना है। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला है, क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आपको लेस कर देना है। इसके बाद आपको ऐड करनी है इंपोर्ट ड्यूटी एंड परचेज टैक्सेस लाइक एंट्री टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा। ब्रैकेट में लिखिए ओनली इफ नॉन रिफंडेबल, ओनली इफ नॉन रिफंडेबल, ये आपको ऐड कर देने। कोई भी आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, मान लीजिए आपने एक मशीन इंपोर्ट करी है अमेरिका से, तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, या कोई अदर परचेज के टैक्सेस जैसे कि एंट्री टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। देखो क्वेश्चन में एंट्री टैक्स भी मिल सकता है। एंट्री टैक्स क्या होता है, टैक्स की बात अपन ज़्यादा डिटेल में करेंगे नहीं, वो आप जो अभी आपके टैक्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर भी वर्ड आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान आता है, मान लीजिए गुजरात से राजस्थान में सामान आ रहा है, तो राजस्थान वाले एक एंट्री टैक्स लगा सकते हैं। ये जनरली जीएसटी आने के बाद नहीं बचता, फिर भी अगर क्वेश्चन में कहीं पे दे रखा है एंट्री टैक्स तो आपको कंसीडर करना है। ऐसा नहीं बोल देना कि अब तो भाई जीएसटी आ गया तो एंट्री टैक्स हो ही नहीं सकता। आपको तो क्वेश्चन में जो डेटा दे दे उसके अकॉर्डिंग। तो परचेज रिलेटेड कोई भी टैक्सेस, एंट्री टैक्स, जीएसटी वगैरह आपका कोई लग रहा है तो वो भी आपको ऐड कर देना है, अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो। अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो ही ऐड करना है, यानी कोई भी टैक्स अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो ही ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना। सर इसके पीछे कोई लॉजिक बिल्कुल है, जो अपने इन्वेंट्री वाले इंडेक्स में भी देखा था, सेम वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 1 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज करी, इस पे सामने वाले ने बोला, मतलब गवर्नमेंट ने बोला इस पे कि 10% जीएसटी और देना पड़ेगा आपको। तो आपने 1 लाख तो सप्लायर को दे दिए और 10% यानी 10,000 रुपीज़ का जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया। आपकी जेब से कितना पैसा चला गया सर? 1,10,000। इसलिए सर हमें ऐड करना पड़ता है टैक्सेस को। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो जीएसटी आपने पे किया ना, इसका आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा, इसका रिफंड आ जाएगा, तो यानी पैसा वापस आने वाला है मेरे पास, तो अल्टीमेटली मेरी जेब से कितना गया सर? मेरी जेब से 1 लाख रुपए तो मैंने सप्लायर को दिए, 10,000 गवर्नमेंट को दिए, जो गवर्नमेंट मुझे वापस दे देगी। तो यानी अगर रिफंडेबल होगा तो मेरी जेब से नेट 1 लाख रुपए ही गया, मेरी जेब से उस केस में नेट 1 लाख रुपए ही गया। तो यानी इस टैक्स को कंसिडर ही नहीं करना है अगर वो रिफंडेबल है तो, ठीक है। इस वजह से नहीं कंसिडर करना। तो टैक्स जब भी कंसीडर होगा जब वो नॉन रिफंडेबल होगा। ऐसे ही मान लीजिए जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आपने पीपी ली है, वो क्या है? एक प्रॉपर्टी है। आपने एक लैंड परचेज करी और वो लैंड ओनर ऑक्यूपाइड वाली लैंड है, ठीक है, ओनर ऑक्यूपाइड वाली कैटेगरी में आ गई थी, इंडिया सेक्शन अप्लाई हो रहा है। तो आपको कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स पे करना पड़ सकता है उसमें, ओनली इफ नॉन रिफंडेबल। इसमें भी सेम वही चीज़, ओनली इफ नॉन रिफंडेबल। जब आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हैं तो वो पहले किसी और के नाम थी, अब आपके नाम होगी, तो वो ट्रांसफ़र होती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग कोई अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है तो वो भी आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि वो भी उसकी कॉस्ट है उस लैंड और बिल्डिंग को परचेज करने की। तभी करना जब वो नॉन रिफंडेबल हो। गवर्नमेंट ने उसमें भी बोला कि आपको इस तरीके से ऐसा कुछ रिफंड मिल जाएगा, तो कंसिडर नहीं करना। क्लियर? इसके बाद देखिए
स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट। कोई आपने स्टाम्प ड्यूटी की कॉस्ट इंकर करी, कोई मान लीजिए वही लैंड एंड बिल्डिंग के केस में होती है, मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करी तो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होती है तो स्टाम्प पेपर पे होती है, स्टाम्प पेपर पे होती है तो उसकी कॉस्ट भी लगती है, तो स्टाम्प ड्यूटी की अगर कोई कॉस्ट लगी है तो वो भी इंक्लूड कर लेनी है। भाई ये कॉस्ट इंकर नहीं करते तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या आपके पास आती है, आप खरीद नहीं सकते थे, आप उसके मालिक ही नहीं बन सकते थे, ठीक है। तो स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट। इसके बाद ऐसे कोई अदर लीगल फी या लीगल कॉस्ट आपकी इंकर हुई है, ठीक है, कोई भी लीगल फी या लीगल कॉस्ट आपकी इंकर हुई है तो वो भी आपको इंक्लूड कर लेनी है। जैसे स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट है, ऐसे कोई अदर लीगल कॉस्ट आपकी इंकर हो रही है एक पर्टिकुलर एसेट को एक्वायर करने में तो वो आपको इंक्लूड कर लेनी है। इसके बाद एक को लिखिए वन टाइम ज्वाइनिंग फी, वन टाइम ज्वाइनिंग फी ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन, ब्रैकेट में इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ओनली। ये देखो ये क्या चीज़ है, वन टाइम ज्वाइनिंग फी ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन। एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में मैंने एक शॉप परचेस करी तो वो क्या लैंड एंड बिल्डिंग, शॉप लैंड एंड बिल्डिंग ही तो है और वो प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी में इंडेक्स 16 वाली ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है मान लीजिए, तो उस पर ये इंडेक्स लगेगा, कॉस्ट निकालनी है। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स में कोई लैंड एंड बिल्डिंग का टुकड़ा परचेस करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में एक शॉप परचेस कर रहे हैं, तो हो सकता है उस कॉम्प्लेक्स की एक एसोसिएशन हो, यानी उस बिल्डिंग की एक एसोसिएशन हो, जिसे आप सोसाइटी बोलते हैं, बिल्डिंग की सोसाइटी या बिल्डिंग की यूनियन। तो उन एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे भी कोई नया बंदा वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग परचेस करता है, उस एसोसिएशन के अंदर कोई भी बिल्डिंग परचेस करता है तो उससे एक मेंबरशिप फ़ी मांगी जाती है इनिशियली, फर्स्ट टाइम पे, वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी, कि आप हमारी एसोसिएशन का पार्ट बन रहे हैं, हमारी बिल्डिंग सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं, तो आप ये मेंबरशिप फ़ी पे करिए। तो वो मेंबरशिप फ़ी, वन टाइम मेंबरशिप फ़ी भी आपको इंक्लूड करनी है। ये केवल प्रॉपर्टी के केस में होगी और आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इनिशियल डिलीवरी या फिर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट। इनिशियल डिलीवरी या फिर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट, ये क्या चीज़ है, मान लीजिए मैंने एक मशीन परचेस करी, मेरी फैक्ट्री है जयपुर के अंदर, ठीक है, और मैंने मशीन दिल्ली से परचेस करी है, तो दिल्ली से जयपुर में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होगा। तो मशीन लोकेशन और कंडीशन में कब आएगी, जब वो फैक्ट्री में लग जाए, तो फैक्ट्री में लाने तक का जो भी डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो आपको इंक्लूड कर लेनी है। इसके बाद कोई भी अदर हैंडलिंग चार्जेस, अदर हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपन इन्वेंट्री में वाले इंडेक्स में देख चुके हैं इसको। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, कोई भी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, जैसे सामने वाले सप्लायर से दिल्ली में मैंने मशीन परचेस करी, वो जयपुर में आएगी, तो उसने दिल्ली में ट्रक में जब माल चढ़वाया होगा, मशीन को चढ़वाया होगा, तो लोडिंग चार्जेस लगे होंगे, लेबर को बुला के चढ़वाया होगा, वो भी मुझे ही पे करने हैं। और जब यहाँ पे जयपुर में आ जाएगी तो मशीन को ट्रक से उतार के फैक्ट्री तक लेके जाना है, तो ट्रक से उतारेंगे तो अनलोडिंग होगी मशीन की, लेबर के चार्जेस पे होंगे वहाँ पे भी, ठीक है। तो वो अदर हैंडलिंग कॉस्ट अगर कुछ है तो वो भी आपको इंक्लूड कर लेनी है। इसके बाद कोई भी इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग रिलेटेड कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट। मैंने मशीन मंगवा ली, अब मशीन फैक्ट्री में इंस्टॉल भी तो करनी है, मशीन एक कॉम्प्लेक्स नेचर की है, ठीक है, मशीन आप मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नेचर की है, एक डिफिकल्ट नेचर की है जिसको जनरली हैंडल नहीं कर सकते, तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए एक प्रोफेशनल बंदा बुलाया है मैंने जो उसको इंस्टॉल कर दे, या उस मशीन के इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करवानी है, उस मशीन के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करवानी है इंस्टॉलेशन, तो वो सारी कॉस्ट भी लगेंगी, क्योंकि उसके बिना ये मशीन काम ही नहीं करेगी, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आपको लेनी है। साथ में असेंबलिंग कॉस्ट, मशीन ऐसी है कि मान लीजिए वो टुकड़ों में है, उसके पार्ट्स को असेंबल करना जरूरी है, वो कोई स्पेशल पर्सन करेगा। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, आपने जैसे कभी पीसी फ्रेम करवाया हो, अपना पीसी कंप्यूटर बनवाया हो, तो कंप्यूटर अगर आपने बनवाया होगा तो आप शॉप वाले के पास जाते हैं, उसे बता देते हैं कि भैया मुझे i9 प्रोसेसर देना, ये 16 GB रैम लगा देना, इतना GB हार्ड डिस्क डाल देना, ये सब आप उसे बताते हैं।
तो वो उसे क्या करता है, उन सब पार्ट को असेंबल करता है, इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग का काम करता है। तो उसके भी वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस देता है। वो बोलता है कि ये सब आइटम के तो इतने पैसे हुए सर कंप्यूटर के, प्लस 500 हमारे असेंबलिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। ठीक है, वो असेंबलिंग करता है, मदरबोर्ड में सारी चीज़ें फिट करता है, सीपीयू में लगाता है और फिर आपको सीपीयू तैयार करके देता है। तो उसके बिना वो चीज़ काम ही नहीं कर सकती थी। एक प्रोसेसर अलग ले लिया आपने और एक रैम अलग ले ली, क्या इससे कंप्यूटर वाला काम हो जाएगा? नहीं हो सकता भाई, उस सब की पूरी एक असेंबलिंग होनी चाहिए। तो इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट कुछ लगी है तो वो भी इंक्लूड करिए, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद प्रोफेशनल फी, कंसल्टेंट फी, एडवाइजर फी या आर्किटेक्ट फी, ये आपको ऐड करनी है। ये क्या चीज़ है, देखिए एक बड़ी कंपनी है जो एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रही है एक मशीन लाने का, क्योंकि वो एक नई, मान लीजिए प्रोडक्ट लाइन में जा रही है, नए तरीके का प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए एक मशीन लाने जा रही है। तो मशीन जब भी एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी जब ऐसा डिसीजन लेती है ना, तो खुद से नहीं लेती, उसके लिए प्रोफेशनल हायर करती है। उस प्रोफेशनल पर्सन के पास जाती है, एडवाइज़र जिसे आप बोल सकते हैं, कंसल्टेंट बोल सकते हैं, उसके पास जाती है, उसे पूछती है कि भैया मैं इस पर्टिकुलर, मान लीजिए मैं बिस्किट बनाने के बिजनेस में जा रहा हूँ, तो मेरे को ये ऐसी मशीन चाहिए जो क्वालिटी बिस्कुट बनाए, एटलीस्ट ईयरली 1 लाख पैकेट्स ऑफ बिस्कुट तो प्रोड्यूस कर पाए। इस तरीके से मुझे बताइए कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, तो हम लोग, जैसे हम लोगों को कोई भी एक, मान लीजिए लैपटॉप परचेज करना है, तो हम उसकी पूरी चीज़ें वेरीफाई करते हैं। उसके लिए गूगल पे सर्च करते हैं कौन सा लैपटॉप किस किस प्राइस में आ रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं कि हाँ भाई लोगों ने रिव्यू डाल रखे होंगे इन लैपटॉप्स के, ऐसे उसका पूरी रिसर्च करते हैं। ऐसे ही एक कंपनी प्रोफेशनल हायर करती है इस चीज़ के लिए। वो प्रोफेशनल बताता है आप एक काम करिए, इस कंपनी की ये वाली मशीन ले लीजिए, ये बेस्ट रहेगी आपके पर्पज़ से। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल या कंसल्टेंट या एडवाइज़र, उसको मैंने फ़ी पे करी है, तो वो भी आपको इंक्लूड करनी है। भैया वो नहीं बताता तो हम मशीन नहीं ले पाते, उसकी बहुत ज़रूरत थी, तो वो भी उस पर्टिकुलर पीपी की डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है के लिए, वो भी आपको उसमें इंक्लूड कर लेनी है, उस पीपी की कॉस्ट में आपको इंक्लूड कर लेनी है। या फिर देखो प्रोफेशनल कंसल्टेंट एडवाइज़र किसी भी नाम से क्वेश्चन में हो सकता है, वो किस लिए हमने अपॉइंट करा, मैंने एक पीपी परचेज तो कर ली, लेकिन अब वो मुझे इंस्टॉल करनी नहीं आती। ठीक है, वो मुझे इंस्टॉल करनी नहीं आती, मैं इंस्टॉलेशन के लिए बंदा नहीं बुला रहा, मैंने एक प्रोफेशनल से पूछा, एक कंसल्टेंट के पास गया और मैंने उससे एडवाइस ली कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाए, तो उसने एडवाइस के पैसे चार्ज करे इसको इस तरीके से इंस्टॉल करना, तो वो भी मेरे को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के लिए ली जा सकती है, उस पीपी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेंसी एडवाइस आप लेते हो या प्रोफेशनल हायर करते हो, तो वो सारी कॉस्ट आपको इंक्लूड करनी है। इसके अलावा मान लीजिए मेरी एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, यानी मैं एक बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ खुद से ही, मेरी एक पीपी बिल्डिंग तैयार होने जा रही है, ऑफिस बिल्डिंग जो मैं खुद से ही बनवा रहा हूँ, डायरेक्टली तैयार बिल्डिंग परचेज नहीं कर रहा, खुद से बनवा रहा हूँ बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग मैं खुद से बनवा रहा हूँ, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने एक आर्किटेक्ट हायर किया, क्योंकि आर्किटेक्ट क्या करेगा, उसकी पूरी बिल्डिंग की मैपिंग नक्शा दे देगा कि हाँ भाई इस फ्लोर पे ये रूम बनना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस फ्लोर पे ऐसा होना चाहिए, इधर पार्किंग होनी चाहिए, वो पूरा नक्शा दे देगा बिल्डिंग का। तो वो आर्किटेक्ट की मैंने फ़ी पे करी, वो भी किस में आएगी, उस बिल्डिंग पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड होगी। ठीक है, वो भी एक प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल का नाम भी आ सकता है, प्रोफेशनल का नाम भी आ सकता है। क्लियर। इसके बाद देखो, अब मैं कंस्ट्रक्टेड असेट से रिलेटेड कुछ कॉस्ट लिख रहा हूँ सारी। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड। मैंने एक लैंड लिया और उस लैंड पे मैं खुद से एक बिल्डिंग बनवाने जा रहा हूँ। मैंने एक लैंड परचेज किया, उस लैंड पे मैं खुद से एक बिल्डिंग बनवाने जा रहा हूँ, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी होगी। तो बताओ, जब भी आप एक बिल्डिंग बनाते हो ना एक लैंड पे, तो जो लैंड की साइड, लैंड को हम बोल रहे हैं साइट, उस साइट को प्रिपेयर करना पड़ता है, लैंड को एक लेवल पे लाना होता है। लैंड कहीं से देखो ऊंचा होगा, कहीं से नीचा होगा, ठीक है, मिट्टी कहीं से धसी हुई है, कहीं पे पत्थर है, कहीं पे पत्थर नहीं है, बिल्कुल खाली मिट्टी है, तो बिल्डिंग डायरेक्टली तैयार नहीं हो सकती। लैंड की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसको लेवल पे लाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। तो ऐसी कोई कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, वो भी आपको इंक्लूड करनी है आपकी पीपी की कॉस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लिखिए बिल्डिंग प्लान अप्रूवल या परमिशन कॉस्ट।
बिल्डिंग प्लान अप्रूवल या परमिशन कॉस्ट। ये क्या कॉस्ट है? बिल्डिंग प्लान अप्रूवल या परमिशन कॉस्ट, ये क्या कॉस्ट है ये समझिए। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका पूरा एक नक्शा तैयार कर लेते हैं, किस तरीके से बिल्डिंग बनेगी, कितने फ्लोर की मुझे बिल्डिंग बनानी है। मैंने डिसाइड किया कि मेरे को 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनानी है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, यहाँ बालकनी होगी, यहाँ ये सब होगा, इस तरीके से मैंने डिसाइड कर लिया, आर्किटेक्ट से पूरा नक्शा बनवा लिया। अब क्या होता है, ये चीज़ गाँव में नहीं होती है, मेजरली सिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। सिटीज़ में जब आप ऐसा काम करते हैं ना, तो सिटीज़ में आपको वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उस पर्टिकुलर सिटी की, ठीक है, जो म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे जयपुर में अगर आपको बनानी है तो जयपुर की अथॉरिटी है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, JDA। ऐसे दिल्ली की DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हमें इतने फ्लोर की इस एरिया में यहाँ पे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, हमारे सामने 40 फीट का रोड है, उस पर हम 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। तो JDA बोलेगा कि नहीं 40 फीट का रोड है तो आप 3 फ्लोर से ज़्यादा की बिल्डिंग बना ही नहीं सकते, वो अप्रूव ही नहीं होगी। तो आपको बिल्डिंग का जो प्लान है वो अप्रूवल करवाना पड़ता है। JDA जो आपकी भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। जब वो अप्रूवल दे देगा तभी आप बिल्डिंग बनाना चालू कर सकते हैं। तो बिल्डिंग का प्लान आपका फाइनल होगा, फिर आप अप्रूवल लेंगे आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, या फिर मैं बोलूँ परमिशन लेंगे। तो उसमें परमिशन लेने में भी आपकी कॉस्ट आती है। आप JDA के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे तो वो भी कुछ पैसा लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट का कुछ पैसा होता है उसमें भी अप्रूवल लेने के लिए। तो अगर उसमें कोई कॉस्ट आपकी इंकर हुई है वो भी आपको इंक्लूड करनी है। इसके बाद आप लिखिए डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन। मैं अपनी खुद की बिल्डिंग बना रहा हूँ और बिल्डिंग बना रहा हूँ तो खुद से ही मेरे को सीमेंट लगानी है, खुद से ही मेरे को उसमें ब्रिक्स लगानी है, सारा काम मुझे खुद से ही लेके आना है, सारा मटेरियल। तो जो मटेरियल मैं लगाऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल उसको तैयार करने में, वो मेरी कॉस्ट है। और मेरे को लेबर भी लानी पड़ेगी जो बिल्डिंग तैयार करेगी, तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी लगेगी। और कोई भी डायरेक्ट ओवरहेड हो सकते हैं जो भी उस कंस्ट्रक्शन में लग रहे हैं, वो सब आपको इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इसे वही है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की जगह आपको इस नाम से दे दे, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने वर्कर्स हायर करे हो उनको आप एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट पे कर रहे हो, कॉस्ट पे कर रहे हो, तो वो भी आपकी उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगी। एक तरीके से ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही है, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही है, बस वर्डिंग इस तरीके से भी आपको मिल सकती है। इसके बाद टेस्टिंग कॉस्ट। टेस्टिंग कॉस्ट, मैंने एक मशीन खुद से तैयार करवाई, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए। मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के बेचना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने खुद से मशीन तैयार करवाई, मशीन परचेज नहीं करी फॉर एग्जांपल। तो अब बताओ वो मशीन से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चालू कर दूंगा। मान लो मेरे को 1 लाख यूनिट बनानी है, 1 लाख यूनिट के लिए पूरा रॉ मटेरियल एक बार में डाल दूंगा, प्रोडक्ट बनाना तैयार कर दूंगा। अभी मशीन बनी है, पहले इसको टेस्ट तो कर लो कि जो प्रोडक्ट आप चाहते हो वही बनेगा ना। पता चले कि मैं बिस्किट बनाना चाहता हूँ और बिस्किट मैंने एक बार में सारा रॉ मटेरियल डाल दिया और उस मशीन ने ढंग के बिस्किट नहीं बना के दिए, पूरे का पूरा रॉ मटेरियल वेस्ट चला गया, पूरा का पूरा पैसा बर्बाद, ठीक है। तो ऐसा काम कभी भी नहीं करते, आप पीपी को टेस्ट करते हो। पीपी को टेस्ट करते हो जब आप लार्ज स्केल में काम कर रहे हो। तो टेस्टिंग रिलेटेड कोई भी कॉस्ट आती है उसको आपको ऐड करना है। तो आप उस पीपी को टेस्ट करोगे पहले, तो उस टेस्ट करने में मान लीजिए मैंने मशीन तैयार करी, तो एक बार इसमें मान लीजिए मैं 10 यूनिट्स बना के देखूंगा और उसके बाद देखूंगा कि क्या मुझे वो क्वालिटी मिल पा रही है जो मैं चाहता था उस प्रोडक्ट की, फाइनल प्रोडक्ट की। तो सही से काम तो कर रही है ना मशीन, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना, ये सब टेस्ट हो जाएगा, फिर मैं एक्चुअल में उसे काम में लूँगा। तो टेस्टिंग में कॉस्ट जो भी आई वो आपको इंक्लूड कर लेनी है, टेस्टिंग में जो भी कॉस्ट आई वो आपको इंक्लूड कर लेनी है। और ये जरूरी नहीं है आपकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में आप टेस्टिंग करो, आपने कोई एसेट परचेज करी है उसमें भी आप टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक मशीन परचेज करता हूँ डायरेक्टली, मैंने मशीन परचेज करी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए, तो उस मशीन से डायरेक्टली मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने लग जाऊँगा, पहले उस मशीन को टेस्ट कर लूँगा कि ये सही से काम तो कर रही है ना। अगर सही से काम नहीं कर रही होगी तो फिर मैं रिप्लेस करवाऊंगा मशीन, ठीक है। तो टेस्टिंग की जो भी कॉस्ट होगी वो आपको इंक्लूड कर लेनी है अपनी असेट की कॉस्ट के अंदर। क्लियर। इसके बाद लास्ट आप कॉस्ट लिख लीजिए एक तरीके से, और कुछ नहीं है कॉस्ट के कंपोनेंट में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड
डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट। इसके बाद आप लिख लीजिए प्लस एनी अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एनी अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ये सब आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी पीपी की कॉस्ट, जिस पे आपको पीपी को रिकॉग्नाइज करना है बुक्स के अंदर। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ अपन ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी है, जो है पीवी ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और डिमोलिशन कॉस्ट। सर ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है वो समझो। डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और डिमोलिशन, ये 4 वर्ड, ये चारों वर्ड आपस में यूज हो सकते हैं। आपको डिसमेंटलिंग वर्ड दिखे क्वेश्चन में, डीकमीशनिंग कॉस्ट दिखे, रिस्टोरेशन कॉस्ट या डिमोलिशन कॉस्ट, समझ जाना ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, ये चारों वर्ड एक ही चीज़ है। क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है, एक चीज़ को तोड़ना, हटाना, रिस्टोर करना, तोड़ना, हटाना, रिस्टोर करना, ये इन वर्ड का एक लीगल नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है, लिटरल इंटरप्रिटेशन है। इनका लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है? किसी चीज़ को तोड़ना, हटाना या रिस्टोर करना। तो सर ये कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है? समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक लैंड 10 ईयर्स के लिए लीज पर ले ली, 10 ईयर्स के लिए लीज पर ले ली। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऑफिस की बिल्डिंग तैयार करनी थी, तो मैंने इस लैंड पे ऑफिस बिल्डिंग बना दी। मैंने इस लैंड पे क्या करा? ऑफिस की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा दी। अब ये बिल्डिंग मेरे पास कितने टाइम के लिए काम में आएगी? 10 साल के लिए। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद तो लैंड वापस देनी है, जिससे लीज पर ली थी उसको वापस देनी है। तो मुझे पहली बात तो ये बताइए, जो बिल्डिंग मैंने इस पर बनाई है वो पीपीई है या नहीं है? बिल्कुल पीपीई है। क्यों? क्योंकि ये हेल्ड फॉर किस लिए है? एडमिन पर्पज, ऑफिस बिल्डिंग। दूसरी कंडीशन, एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो 12 मंथ से ज़्यादा काम में आएगी, 10 साल काम में आएगी ना, 10 साल तो मेरे पास ही रहेगी। तो यानी ये पीपीई है, बिल्कुल पीपीई की डेफिनेशन में आ गई, यानी ये बिल्डिंग आपकी पीपीई के रूप में रिकॉर्ड होगी। तो इसमें जो भी कॉस्ट आपकी बिल्डिंग बनाने की लगेगी वो सब आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन क्या है कंडीशन, जिससे मैंने लैंड लीज पर ली थी उसने मुझे पता क्या बोला कि ये 10 साल के लिए आप लीज पर ले लो लैंड, लेकिन 10 साल बाद जब मुझे लैंड वापस दोगे, 10 साल बाद जब मुझे लैंड वापस दोगे तब इस लैंड को प्लेन करके देना। आप इस लैंड पे कुछ भी करो 10 साल तक, इस लैंड पे जो करना है वो करो, चाहे आप अंडरग्राउंड बेसमेंट खोदो या बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी करो, जो आपकी मर्जी है करो। लेकिन 10 साल बाद जब मुझे वापस दोगे लैंड, तब इसे बिल्कुल प्लेन नॉर्मल लैंड करके देना, जैसे ही मैं आपको आज दे रहा हूँ। क्लियर? तो यानी मैंने अभी तो बिल्डिंग बना ली, 10 साल तक ये पीपीई है मेरी, मेरे काम में आएगी। 10 साल यूजफुल लाइफ है इस पीपीई की। इस पीपीई की कितनी यूजफुल लाइफ है? इस बिल्डिंग की 10 साल यूजफुल लाइफ है, तो 10 साल मेरे काम में आएगी। लेकिन जैसे इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी 10 साल बाद, तब मुझे इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, इस बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा, इस बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले को लैंड प्लेन करके देनी है। तो इस बिल्डिंग को तोड़ने में, जिसे मैं बोल सकता हूँ डिमोलिशन करना पड़ेगा या रीस्टोर करना पड़ेगा उस लैंड को, या फिर डिसमेंटलिंग करनी पड़ेगी या डीकमीशनिंग करनी पड़ेगी, एक ही बात है। तो ये जो डिमोलिशन करना पड़ेगा इस बिल्डिंग का, उसमें कुछ कॉस्ट इंकर होगी। वो कॉस्ट अज्यूम कर लेता हूँ मैं 1 लाख रुपए लगेगी। मेरे को लगता है आज के दिन कि 10 साल बाद यहाँ पे मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, मेरी पीपी बन गई, बिल्डिंग बन गई, 10 साल बाद ये लैंड वापस देनी है क्योंकि मैंने लीज पर ली है। तो इस पर जो ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग तोड़ के वापस देनी है सामने वाले को। तो 10 साल बाद 1 लाख रुपए का खर्चा होगा इस बिल्डिंग को तोड़ने पर। इस बिल्डिंग को तोड़ने पर यानी इसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट 10 साल बाद 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इस पर लगने वाली है। यानी वो उस बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो कंफर्म है लगेगी, लेकिन कितनी लगेगी वो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, एस्टिमेट लगा लिया मैंने 1 लाख रुपए वो मेरी कॉस्ट आएगी। क्लियर? ये आपने पता कर लिया, यानी वो आएगी ही आएगी इस बिल्डिंग को बनाने पर कॉस्ट। ठीक है, इस बिल्डिंग को मैं अगर बनाता हूं तो वो 1 लाख रुपए मेरे को इंकर करने पड़ेंगे, लेकिन वो इंकर कब होंगे? इसकी यूजफुल लाइफ जब खत्म होगी, यानी आफ्टर 10 ईयर्स। तो वो जो कॉस्ट है वो भी आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग यानी इस पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। वो जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है ना, वो भी इस पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि वो हो क्यों रही है? इस पीपी के बनाने की वजह से हो रही है, अदरवाइज वो होती ही नहीं। तो इसकी कॉस्ट में आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इंडेस की बात हो रही है। इंडेस
पूरे के पूरे सब्सटेंस ओवर फॉर्म या फेयर वैल्यू में बोलूँ उस पर चलते हैं तो यहाँ पे SFM की एक चीज़ आएगी जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब आपके प्रेजेंट वैल्यू नाम सुनते हैं आपके माइंड में केवल SFM आ जाती है, तो भाई हम SFM की नहीं FR की ही बात कर रहे हैं। पूरी FR में अब आपको प्रेजेंट वैल्यू वर्ड से एकदम नॉर्मल हो जाना चाहिए। पूरी FR में बहुत बार देखने को मिलेगा और अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लीजिए जैसे चैप्टर में तो बहुत डिटेल में आएगी ये चीज़। अभी तो मैं आपको जितना आपके लिए अभी रेलिवेंट है उतना बताऊंगा, बाकी जब ये चैप्टर में जितना ज़्यादा इसको बढ़ता जाएगा उतना डिटेल में हम समझते जाएंगे और हर चैप्टर के साथ इसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसका क्या लॉजिक बोला इन्होंने। अगर इंडेस नहीं होता, नॉर्मली पुराने ज़माने जैसी बात करते हैं हम, तो क्या होता है भाई इस पर 10 साल बाद हमें लग रहा है 1 लाख का खर्चा होगा। मान लो ये बिल्डिंग 5 लाख रुपए की थी, ये बिल्डिंग 5 लाख रुपए की मैंने बनाई, इसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट करने में 5 लाख रुपए की कॉस्ट आई, तो 5 लाख प्लस 1 लाख का ये खर्चा होगा 6 लाख। ये रिकॉर्ड कर लो, नॉर्मल अकाउंटिंग हम यही सीखते हैं। लेकिन इंडेस ने क्या बोला, एडवांस सोचो। आप एडवांस सोचो, सब्सटेंस पे ध्यान दो। क्या 10 साल बाद जो आपको 1 लाख रुपीज़ इंकर करने हैं, जो 10 साल बाद मुझे 1 लाख रुपीज़ का खर्चा करना है, क्या उसकी वैल्यू सेम वही होगी? 1 लाख रुपए की आज भी वही वैल्यू है क्या? आज जो 1 लाख रुपए हैं क्या उनकी 10 साल बाद भी सेम 1 लाख रुपए जितनी वैल्यू हो जाएगी? इसको नॉर्मली मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मान लीजिए आपको किसी ने 10 साल पहले 100 रुपीज़ दिए थे, वो 100 रुपीज़ का नोट उस टाइम पे जो आइटम आप परचेज कर सकते थे, क्या वो ही आइटम आज के दिन उस 100 रुपीज़ से आप परचेज कर सकते हो? नहीं कर सकते। 10 साल पहले हो सकता है उस 100 रुपीज़ में बहुत सारा पैसा आइटम मिल जाता आपको बाजार में। आज 100 रुपीज़ में कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत मामूली सा कुछ आइटम आपको मिल जाएगा। 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। यानी टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू गिरती चली जाती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपने पढ़ा होगा, टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू गिरती है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है, उसकी वजह से ये सब होता है। तो यानी 10 ईयर्स बाद मुझे लग रहा है 1 लाख रुपीज़ का खर्चा करना है, आज से 10 ईयर्स बाद, तो आज के दिन देखो उस 1 लाख की आज के दिन क्या वैल्यू है, क्योंकि पीपी तो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इस बिल्डिंग को तो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करना है वो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या है, उस 1 लाख रुपए की आज के दिन की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो निकालो और उस पर रिकॉर्ड करो। समझ में आ गया होगा इसके पीछे का लॉजिक, कैलकुलेशन कैसे क्या होगी वो सब अपन थोड़ी देर में सीखेंगे, अभी सिर्फ लॉजिक की बात चल रही है। ठीक है, क्यों प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? इतना आप कर लेंगे तो आपको आपकी पीपी की कॉस्ट मिल जाएगी कि पीपी की कॉस्ट कैसे निकालें। ये सारे आइटम्स आप बस याद रखिए, इन आइटम्स के अलावा कोई भी आइटम आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? ये आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। पीपी को बुक्स में इनिशियल 21 वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया अभी। और इसमें सबसे पहले अपन ने देखा अगर पीपी परचेस्ड है, हमने परचेज करी है या सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी है, तो उस केस में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें हमने देखा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे और कॉस्ट में क्या क्या आइटम्स आते हैं वो अपन ने नोट करें। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए और 1 मिनट। ये नोट कर लिया आपने। अब इसी में आप नोट डालिए। फर्स्ट पॉइंट चल रहा है पीपी परचेस्ड और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, जिसमें अपने कॉस्ट निकालना सीखा। अब आप इसी में नोट डालिए। इन साइलेंट सिचुएशन assume all taxes are non-refundable। हमने देखा था इंपोर्ट ड्यूटी या कोई भी परचेज टैक्सेस हैं तो वो आपको इंक्लूड करने हैं आपके पीपी की कॉस्ट में अगर वो नॉन रिफंडेबल है। पर सर मान लो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि जो टैक्स है वो रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, कुछ नहीं बता रखा, तो साइलेंट सिचुएशन में हम अज्यूम करेंगे हमेशा कि वो नॉन रिफंडेबल है। या ऐसे एक अजम्पशन है जो मैंने आपको नोट डाउन करवा दी। क्लियर? इसके बाद सेकेंड नोट लिखिए, फॉलोइंग आइटम्स
following items are not included in cost of PP. Following items are not included in cost of PP. कुछ आइटम्स मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूं जो कभी भी पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। आपको क्वेश्चन में कितने ही प्यार से ना दे रखे हो वो आइटम, कितना ही आपको लुभाने की कोशिश ना करी जाए क्वेश्चन में कि भाई देखो ये कॉस्ट इंकर करिए, आप इसे इंक्लूड कर लो, आप क्वेश्चन के बहलाव में नहीं आएंगे। आप जो आइटम्स मैं लिखवाने जा रहा हूँ इन आइटम्स को कभी भी पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये टोटल 11 आइटम्स मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, इन्हें आप कसम खा लीजिए कि कभी भी पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना। अगर ये आइटम्स क्वेश्चन में दिखते हैं तो इन्हें इग्नोर कर देना है, बस साफ साफ इग्नोर कर देना है। क्या क्या है ये आइटम, नोट करिए। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। इसके बाद एक बार नोट कर लीजिए फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ स्टाफ या एम्प्लॉइज, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग और इनॉग्रेशन सेरेमनी। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, देन आप लिखिए परचेज ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पीपी। इसके बाद आप लिखिए डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके बाद आप लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल सेलिंग एंड allocated overheads। इसके बाद आप लिखिए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर और अदर रिसोर्सेज। ब्रैकेट में ड्यू टू एग्जाम्पल, ड्यू टू फॉल्टी डिज़ाइन, spoiled material,